तो यार टूर्नामेंट ऑफ पावर एक ऐसे मुकाम पर खत्म हुआ जहां हर किसी छोटे से छोटे फाइटर ने अपने को साबित कर दिया कि कौन अपना कितना दे सकता है, और कुछ ने गॉड्स की, एंजल्स की और उन लोगों की जो यूनिवर्स की टॉप पोजीशन पर बैठते हैं, उन्हें ये एहसास दिला दिया कि एक मॉर्टल में भी इतना दम है कि वो तुम्हारे लेवल तक आ सकता है। और इस बात का एहसास दिलाया और किसी ने नहीं, गोकू ने। गोकू जो अपना होश संभालते ही धरती पर आ गया, कभी माँ बाप से नहीं मिला, जिसने कितने दुश्मनों को दोस्त में बदल दिया और बाकी दुश्मनों को धूल में बदल दिया। उसका हर दोस्त, हर दुश्मन आज गवाह है कि ये शख्स कहां से कहां कौन से मुकाम पर था और आज कौन से मुकाम पर पहुंच गया है। वो चाहे पिकलो जो एक वक्त में दुश्मन था, वो चाहे वेजिटा हो, चाहे फ्रीजा, चाहे सेल, सब इस बात से वाकिफ हैं कि ये शख्स भले से ही नॉर्मली अपनी रोजाना जिंदगी में कितना भी भोला हो, कितना भी गधासा हो, लेकिन अगर बात इसके प्लेनेट पर और यूनिवर्स पर आ गई तो ये शख्स अपनी जान तक को झोंकने को खड़ा हो जाता है। कहानी वहां से शुरू होती है जहां से ब्रॉली की मूवी खत्म होती है। गोजिटा की मदद से वो लोग ब्रॉली को हराने में कामयाब होते हैं, एक ऐसे मॉन्स्टर को, एक ऐसे बीस्ट को जिसको अकेले के बल पर हराना गोकू और वेजिटा की बात नहीं होती। गोकू का जो साफ मिजाज, एक सॉफ्ट सा अंदाज, वो ब्रॉली को छू सा जाता है कि यार थोड़ी देर पहले ये शख्स मुझसे एक बहुत ही सीरियस फाइट में लड़ रहा था, अब जाते जाते मुस्कुरा के मुझे ये कह गया कि तुम मुझे कैकरॉड भी पुकार सकते हो। ऐसा बंदा उसने कभी नहीं देखा। ब्रॉली ये देखने के बाद और गोकू के जाने के बाद उसके मन में गोकू के लिए एक अच्छी दोस्ती पैदा हो जाती है। अब वो गोकू को एक दुश्मन की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह देखना शुरू कर देता है, जो दोनों थोड़ी देर पहले एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए थे। अब वो दोनों के बीच में एक बहुत खास सा बॉन्ड बन चुका है। और टूर्नामेंट ऑफ पावर और ब्रॉली के बाद यूनिवर्स 7 में फिर से एक शांति हो जाती है। सब अपनी जिंदगी में खुश होते हैं, लेकिन एंड्रॉइड 17 को एक शक होता है कि फ्यूचर में कुछ पास्ट की गलतियों के वजह से कुछ तो ठीक नहीं होने वाला। जल्द ही सबको उस पास्ट की गलती का मिल के हिसाब देना पड़ेगा और वो दिन कभी भी बहुत जल्दी आ सकता है। तो आज जो मैं कहानी शुरू करूंगा वो एक ड्रैगन बॉल की फैन मांगा है, और इस फैन मांगा का नाम है ड्रैगन बॉल काकुमी। मैं जानता हूँ ये बहुत लोगों ने कवर किया है, लेकिन मैंने मेरे चैनल पे इस कहानी को अभी तक कवर नहीं किया। तो कूल बनने की जरूरत नहीं है और लिखने की जरूरत नहीं है, हमने पहले से देख चुका। बहुत से लोगों ने नहीं भी देखा है। पर्सनली मैं काफी दिनों से सोच रहा था इस मांगा को शुरू करने का, बट ग्रेनोला की मांगा से फुर्सत मिले तब ना। कहानी की शुरुआत होती है यूनिवर्स 6 से, जहाँ कॉलिफा शाम्पा के पीछे पड़ी होती है कि वो उसे कुछ खास टेक्निक सिखाए, लेकिन अचानक शाम्पा थोड़ा सा चौंक जाता है। पहले तो उसे समझ नहीं आता आखिर ऐसा हुआ क्या। यूनिवर्स 6 की भूकंप के वजह से पूरी जमीन कांपने लगती है। कॉलिफा शाम्पा से कहती है, ओह तो ये टेक्निक आप मुझे सिखाने वाले हो। शाम्पा को महसूस हो जाता है कि यूनिवर्स में ऐसी एनर्जी पैदा हो रही है जो और बढ़ती गई तो पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकती है, और वो एनर्जी किधर और से नहीं, बीरस के यहाँ से आ रही होती है। कॉलिफा कहती है कि अब हमारा टाइम आ चुका है गोकू से अपना पुराना हिसाब बराबर करने का। कहानी जाती है यूनिवर्स 11 पर, जहाँ बलमॉड के सामने टोपो सर झुकाया होता है, लेकिन अचानक वहाँ भी यूनिवर्स 11 में बलमॉड और टोपो को एक भयानक एनर्जी महसूस होती है, और ये बार वो भयानक एनर्जी गोकू से आ रही होती है। यूनिवर्स 11 की जमीन हिल जाती है और बलमॉड और टोपो के पैर खिसक जाते हैं उस एनर्जी से। मार्गरीटा यूनिवर्स 11 की एंजल ये बयान करती है कि ये एनर्जी इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है जैसे कि एकदम सामने से निकल के आ रही हो। टोपो और बलमॉड का चेहरा उतर सा जाता है उस खौफनाक एनर्जी को महसूस करने के बाद। कहानी जाती है यूनिवर्स 7 पर, जहाँ का मंजर काफी अलग होता है। एक काली आंधी आई हुई होती है प्लेनेट अर्थ पर, तेज हवाएं चल रही होती है। हवाएं इतनी तेज होती हैं कि उनके सामने इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर रही होती हैं, और गाड़ियां किसी फूल के पत्तों की तरह सड़कों पर उड़ रही होती हैं, जिनको क्रिलिन अपने बस में करने की कोशिश करता है और उसमें से लोगों को जल्दी जल्दी निकालता है। क्रिलिन भी इस चीज को बयान करता है कि उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा और महसूस किया, लेकिन ऐसी काली आंधी और इतनी खौफनाक एनर्जी उसने कभी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया। और क्रिलिन कहता भी है कि गोकू, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ नया ढूंढने के चक्कर में बहुत ज्यादा ऊपर जाते जा रहे हो? अब आखिर वो एनर्जी बीरस और गोकू से क्यों आ रही होती है? आखिर वो ऐसा कर क्या रहे
रहे होते हैं, जिससे सारे के सारे यूनिवर्स सदमे में आ जाते हैं। कहानी जाती है गोकू और बीरस पर। गोकू खुद को एक जोन में डाल चुका होता है जहां वो एक अल्ट्रा लेवल पर होता है। हर सेकंड्स उसके शरीर से एक ऐसी वेव्स निकल रही होती है जो सीधा किसी चीज से हिट कर जाए तो वो सीधा सीधा भस्म हो जाए। उसके पूरे गलों की नस और हाथों की नस सब बाहर निकल के आ जाती है। इतना वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में सीरियस नहीं हुआ होता जितना इस इमेज में गोकू सीरियस दिख रहा है। अगर मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गोकू अपने 100% पर होता है तो यहाँ वो अपने 500% पर होता है। फिर कहानी जाती है बीरस पर। बीरस को भी तुम देख सकते हो। आज से पहले हमने कभी बीरस को इस तरीके से नहीं देखा। ज्यादातर चीज उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक हाथ की होती है। अच्छे से अच्छे लोग उसके सामने सिर्फ और सिर्फ एक हाथ के होते हैं। वीस की भी नीचे से नजर सिर्फ और सिर्फ बीरस और गोकू पर ही होती है। वो भी इस बात से वाकिफ होता है कि इन दोनों के वजह से पूरे यूनिवर्स में क्या नतीजे जा रहे हैं। सारे के सारे गॉड्स और एंजल्स की नजरों में बीरस और गोकू आ चुके हैं। काइस तक के प्लेनेट हिल जाते हैं गोकू और बीरस की फाइट के वजह से। काइस तुरंत वीस को पूछते हैं कि क्या हम जान सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर बीरस और गोकू के बीच में ऐसा क्या चल रहा है जो इतनी ज्यादा खौफनाक वेव्स और डरा के रख देने वाली ऑराज पूरे यूनिवर्स को हिला के रख डाल रही है? वीस कुछ जवाब नहीं देता, सीधा दिखा देता है कि खुद देख लो आखिर ऐसा चल क्या रहा है जिसके वजह से सारे यूनिवर्स हिल चुके हैं। गोकू अपने हाथों को देख रहा होता है। उसे कुछ बहुत ज्यादा नया एहसास होता है खुद के अंदर जो आज से पहले उसने कभी किसी और ट्रेनिंग में एहसास नहीं किया होता। ये एक अलग एनर्जी, एक अलग ऑरा, एक अलग जज्बा होता है जो आज से पहले कभी गोकू ने खुद में उस चीज को खोजा नहीं होता। उस लड़ाई के दौरान इंस्टिंक्ट गोकू के इतने फास्ट हो चुके होते हैं कि एक ऐसा अटैक जो पूरे प्लेनेट को खत्म करने की क्षमता रखता हो उसे गोकू छू के निकल जाता है। हर बड़े से बड़े अटैक जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में उसके लिए बहुत ज्यादा बड़े हुए करते थे, अब वो सारे अटैक्स उसके लिए बहुत ज्यादा आम से बन जाते हैं। बीरस की शक्ल से हम अंदाजा लगा सकते हैं बीरस गोकू को लेके कितना ज्यादा एक्साइटेड है। उसे इस बात का बहुत ताज्जुब है कि एक मॉर्टल और एक सेयन आखिर खुद को कौन सी हद तक ला सकता है। आज तक जिंदगी में कभी उसको एक ऐसा मॉर्टल नहीं मिला जो उसे नजरें मिला के ये कह सके कि हाँ वो मैं हूँ जो तुमको सरपास करने का दम रखता हूँ। बीरस के शक्ल से पता चल जाता है कि वो गोकू को ज्यादा से ज्यादा पुश करवा रहा है और उसे ऐसे जोन में लेके जा रहा है जहाँ मॉर्टल के ऊपर की शुरुआत होती है। बीरस और गोकू के वेव्स के वजह से हर प्लेनेट देखते देखते गायब हो जाते हैं। गोकू पूरा अपना दम खम निकाल देता है बीरस को हिट देने के लिए, लेकिन बीरस उसी के पीछे जाके पहुंच जाता है और गोकू के नेक पर क्लियर हिट देता है जिसके वजह से गोकू के मुंह से पूरा खून निकल जाता है। गोकू तुरंत बीरस से दूर हटकर उसके ऊपर 20-30 की अटैक्स डाल देता है जिससे बीरस उसे चेस ना कर पाए। उन सभी अटैक्स को डॉज करने पर पूरे आसमान में धुआं धुआं हो जाता है। बीरस गोकू को देखता है आखिर ये कहाँ गया, लेकिन गोकू अचानक में अब बीरस के पीछे होता है। उसके हाथ में एक पूरा चार्ज की अटैक होता है और बीरस की पीठ पूरी साफ गोकू के सामने होती है। बीरस भी समझ जाता है कि अब रिएक्ट करने में काफी देर हो चुकी है। गोकू बिना वक्त गवाए वो पूरा का पूरा अटैक बीरस के पीठ के पीछे डाल देता है। बीरस 6-7 प्लेनेट को चीरता हुआ उस अटैक के इम्पैक्ट को पूरा झेलता हुआ, रगड़ता हुआ उसके कपड़े तक उसके शरीर से अलग होना शुरू हो जाते हैं। जब गोकू को लगता है कि अब बीरस उसे काफी दूर जा चुका है और ये क्लियर हिट लेने के बाद बीरस को टाइम लगेगा फिर से खड़ा होने में, लेकिन इतना सोचने से पहले ही बीरस सीधा आके गोकू के पूरे मुंह को अपने हाथों से दबोच लेता है। गोकू की हालत खराब कि एक तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने दबोचा है, इसकी पकड़ से बाहर निकल पाना ना के बराबर है। जब तक ये रिटर्न में जबरदस्त वाला मुझे देगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसको मैंने भी बहुत गंदा वाला दिया था। अब बीरस पूरा गोकू के मुंह को दबोच के वो अटैक उसके कान के सामने तक लेके आ जाता है कि ये ले खा, लेकिन अचानक गोकू बीरस की दबोच से गायब। बीरस भी चिढ़ जाता है और गोकू को वो कहता है कि भागना बंद कर दे सेयन, तुझ पे ये सब सूट नहीं करता। तो मेरे ख्याल से कहानी बहुत लंबी है इसकी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इसके चैप्टर लेके आता रहूं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, ढेर सारा लाइक करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ लोगों को इसके अगले चैप्टर में इंटरेस्ट है और आप लोगों को इसका चैप्टर और जल्दी से जल्दी चाहिए। सब आपके लाइक के ऊपर डिपेंड करता है और आपके सब्सक्राइब के ऊपर, जिससे आप लोग आने वाली मांगा को मिस ना कर पाओ। तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना और कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये मांगा कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए मांगा वीडियो के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।